हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये आपकी क्लास है एजुकेशनल इवैल्यूएशन की, यानी शैक्षिक मूल्यांकन की। ये आपकी 4th क्लास है। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है जिनमें आपने सीखा कि शैक्षिक मापन क्या होता है, शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, इनकी संकल्पना और प्रक्रिया, मूल्यांकन का प्रकार, ये सभी चीजें आप लोग इससे पहली 3 क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, अगर हम उसकी बात करें तो गाइज, आज की क्लास में हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिनमें पहला है मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन का क्षेत्र और आवश्यकता। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बहुत मजा आज की क्लास में आने वाला है, क्योंकि हमने ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत ही कम शब्दों में चीजों को नोट किया है और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। गाइज, जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये हम दिखा रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप, यानी ऑनलाइन शिक्षण के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए। वहां पर आपको प्रत्येक क्लास के नोट्स की PDF समय समय पर मिलती रहती है और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। और आपके लिए हर उस बात का ध्यान रखा गया है ताकि आप इस चीज को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाए और रटने की प्रक्रिया बिल्कुल ना हो। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सब चीजों को समझेंगे, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करें। हमने आपको बताया कि पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वह है मूल्यांकन के उद्देश्य। तो दोस्तों, मूल्यांकन आप सभी लोग जान चुके हैं कि मूल्यांकन क्या है और साथ ही साथ मूल्यांकन हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल है, क्या जरूरत पड़ी हमें मूल्यांकन को पढ़ने की। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम उद्देश्य पर आएंगे सीधे सीधे। अगर आपकी पहली क्लास होगी तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देखते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से क्या चीज अच्छी है या क्या कार्य अच्छा है या कौन सा कार्य बेकार है, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हमें मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में हमारे सभी बिंदुओं पर विश्लेषण किया जाता है कि क्या ये काम किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, उसकी पूरी गहराई से जांच की जाती है मूल्यांकन में। कैसे? चलिए इसका एक अलग एग्जांपल से हम देखते हैं कि जिससे आपको मापन और मूल्यांकन दोनों के बारे में समझ आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल तय है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है 2 नंबर में। ये बात आप कहीं पर अभी से नोट कर लीजिए, तो कोशिश करिएगा इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने की। दोस्तों, जैसे आप किसी मॉल में या किसी शॉप पर कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, सबसे पहले आप क्या बताएंगे? दुकानदार को अपना साइज बताएंगे कि इस साइज का मुझे M साइज का या XL साइज का या लार्ज साइज की टी शर्ट, मान लिया आप लेने गए कि आपको टी शर्ट लेनी है, आप उसका साइज बताएंगे कि मुझे इस साइज की टी शर्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने बताया, ये किसके अंदर आई ये प्रक्रिया, जो आपने एक उसका माप तोलकर उसकी मात्रा बता दी कि मुझे इतने साइज की, इतने मीटर की या इतने सेंटीमीटर की टी शर्ट चाहिए, तो ये आपने उसका क्या बताया? मापन, ठीक है, क्योंकि मात्रात्मक रूप था। लेकिन जब हम उस टी शर्ट के गुण, दोष, उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में बात करेंगे, अच्छाई बुराई से मतलब कि इसका फैब्रिक या इसका कपड़ा अच्छा है या बेकार है, इसका रंग कैसा है, ठीक है, दिखने में कैसी है, डिजाइन कैसा है, जब हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो प्रक्रिया हो जाती है मूल्यांकन की। यानी हमने उसके अच्छे बुरे की पहचान की, जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि समाज में कुछ अच्छाई या बुराइयां होती है, उनकी पहचान हमें मूल्यांकन से होती है। तो सिर्फ समाज में ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति और वस्तु, हर स्थान पर हमें मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल से बिल्कुल आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के? पहला है मार्गदर्शन। किसका? मान लेते हैं यहाँ पर विद्यार्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी के जीवन में मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है।
पहली बात की हमने, पहला बिंदु है मार्गदर्शन। सिर्फ समझिएगा, आपको एग्जाम टाइम तक एज इट इज याद रहने वाला है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ बिंदुओं में बात करेंगे और आपको सभी चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, आप अपने शब्दों में उसको लिख पाएंगे और एग्जामिनर भी उसी आंसर से ज्यादा खुश होता है जो आपने अपने लैंग्वेज में लिखा हो, ना कि किताबी लैंग्वेज में आपने लिखा हो, ठीक है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है किसने रट के लिखा है और किसने लिखा है समझकर। चलिए, पहला बिंदु मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब है कि मूल्यांकन के द्वारा कैसे किया जाएगा मार्गदर्शन। अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे का मापन किया गया उसके मार्क्स के द्वारा, जब हम कोई परीक्षा लेते हैं विद्यार्थी की, तो उस परीक्षा में जितने नंबर आए उसको देखकर हमने उसका मापन किया कि ये व्यक्ति या ये बच्चा पढ़ने में कैसा है, एवरेज है, बिलो एवरेज है या फिर इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब उसके आधार पर हमें उसका करना है मार्गदर्शन। जैसे अगर कोई बच्चा एवरेज है तो उसे और अच्छा कैसे बना जाए, उसकी कौन कौन सी कमियां रही जिसको वो भविष्य में ना दोहराए, तो उन चीजों को उसके साथ बैठकर उसको बताना, समझाना कि आपकी ये कमियां हैं, आप भविष्य में इनको ना दोहराए, और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से अपनी कॉपी लिखेंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमने किसकी मदद से बताया, उसके मूल्यांकन की। हमने देखा कि वो बच्चा कमी कहाँ कर रहा है, तो उस बात को देखने के बाद हमने उसका किया मार्गदर्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आया मूल्यांकन की जरूरत कैसे पड़ी मार्गदर्शन में। मूल्यांकन का उद्देश्य मार्गदर्शन करना हुआ, पहला बिंदु समझ में आ गया। दूसरा बिंदु है भविष्यवाणी करना। दोस्तों, आप बताइए, क्या मापन के आधार पर हम किसी की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर कैसे होने वाला है? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मापन जो है वो मूल्यांकन का एक छोटा सा हिस्सा है। मापन मूल्यांकन के अंदर ही निहित होता है, मापन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। ये चीजें आप समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से, शुरुआती तीनों क्लास में हमने इस बारे में बात की थी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भविष्यवाणी करने में मूल्यांकन सहायक होता है। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है, ठीक है, आपको मापन के बाद आपने देखा कि उसके सबसे ज्यादा ड्राइंग में उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उसके बारे में, उसकी कला को देखते हुए उसके बारे में मूल्यांकन करके कि हाँ इसकी ये खूबी है, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी इन द सेंस आप बता सकते हैं कि ये आगे चलकर बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। अगर आप उसकी सभी खामियों को, सभी खूबियों को देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो आपको पता चलेगा, आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर पाएंगे कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु पर चलते हैं जिसका नाम है उन्नति में सहायक। मूल्यांकन का उद्देश्य है उन्नति में सहायता करना बालक की या किसी भी व्यक्ति की, ठीक है। अब किसी व्यक्ति की उन्नति में कैसे सहायता की जा सकती है, वही बात है जो मैंने मार्गदर्शन में बताई कि भाई उसकी जो भी कमी रहती है उसको उसके सामने रखा जाए, उस पर प्रकाश डाला जाए कि भाई इन चीज़ों को इस तरह से सही किया जा सकता है, ये चीज़ें और अपनाइए, आप आगे भविष्य में और उन्नति कर सकते हैं। चौथा बिंदु है पाठ्यक्रम में संशोधन करने में मदद करता है मूल्यांकन। कैसे? जब आप मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाते हैं पाठ्यक्रम को जांचने के लिए कि जो पाठ्यक्रम हमने अपने स्कूल में, कॉलेज में लागू किया है वो किस हद तक सहायक है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ठीक है, क्या वो उनकी पूर्ति कर रहा है जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए शिक्षा के लिए। अगर वह उन सभी बिंदुओं को, उन सभी उद्देश्यों को प्रतिपूरित कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है, तो मूल्यांकन में हमें पता चला कि वह पाठ्यक्रम बिल्कुल बच्चों के हिसाब से सही है, कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं पाठ्यक्रम का और हमें उसमें कोई खामियां पाई जाती है कि ये तो इस स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाना सही नहीं है, इसका लेवल या तो और बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, ठीक है, जरूरत के हिसाब से, तो इस तरह का संशोधन हम कैसे कर सकते हैं? पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के बाद ही हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। समझ में आया इतना बिंदु? आगे बात करते हैं, पांचवा जो पॉइंट है शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?
दोस्तों, बच्चों का अगर मान लेते हैं रिजल्ट देखते हैं तो उसमें आपने उनका मापन कर दिया कि भाई इसके इतने मार्क्स आए, इसका इतने मार्क्स आए, मात्रात्मक रूप में होता है वर्णन मापन में, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं कि मान लीजिए सबसे ब्रिलियंट बच्चों को एक तरफ कर देते हैं, उसके बाद जो एवरेज बच्चे हैं उनको अलग उनका ग्रुप बना दे और जो बिलो एवरेज है उनका अलग ग्रुप बना दे, उनका अलग से वर्गीकरण कर दे, तो ये किस आधार पर कर पाएंगे? मूल्यांकन के आधार पर कर पाएंगे। या उनकी एज के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं, उनके जेंडर के अनुसार भी कर सकते हैं कि भाई गर्ल्स इधर बैठेंगी, बॉयज इधर बैठेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण मूल्यांकन के आधार पर ही किया जा सकता है, संभव है। आगे बात करते हैं, अगला बिंदु जो आया निदान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। निदान का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। लेकिन वो कैसे संभव है? वो दोस्तों मूल्यांकन से संभव है कि यदि कोई प्रॉब्लम किसी भी विद्यार्थी के जीवन में आ रही है या किसी भी व्यक्ति के, केवल विद्यार्थी के ही नहीं, उसका निदान मूल्यांकन की मदद से सहायक है। क्योंकि मूल्यांकन उस प्रॉब्लम को चारों तरफ से देखेगा कि कहां कहां किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई किसी बालक के जीवन में, क्यों इसके जीवन में ऐसी मान ले भाषा संबंधी उसको कोई परेशानी आ रही है उच्चारण करने में, तो मूल्यांकन की मदद से एक अध्यापक कैसे उसका निदान करेगा, वो समझेगा इसके पीछे कारण क्या है। क्या उसका कोई फिजिकल कारण है, यानी क्या उसकी जीभ में कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए वो सही से उच्चारित नहीं कर पा रहा है किसी शब्द को, या फिर उसको बोलने में हिचक है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वो उसके बारे में पूरा मूल्यांकन करेगा, उसके बारे में पूरी की पूरी खोज करेगा कि कहाँ कमी है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद ही तो वो उसका निदान कर पाएगा, उसका हल कर पाएगा कि भाई अब इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए, या फिर अगर नॉर्मल ही उस पर उच्चारण नहीं हो रहा है, शब्दों में उच्चारण करने में नॉर्मली गलती आ रही है, तो उसको बार बार उच्चारण करवाएगा, दोहराएगा, ठीक है। जब बार बार उच्चारण करेगा तो सही बोलने लगेगा। तो इस तरीके से उसकी समस्या का निदान कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। ये मूल्यांकन का उद्देश्य है, समस्या का निदान करना। समझ आ गया बिंदु? लास्ट पॉइंट है अनुदेशन को प्रभावी बनाना, कि जो भी अनुदेशन दिए जाते हैं उनको मूल्यांकन की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ये सभी आई होप आपको जितने भी उद्देश्य है बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। अब आपके एग्जाम में मूल्यांकन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, मापन से संबंधित कोई प्रश्न आए, आप बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली कर पाएंगे। आपने पिछली क्लासेस ली है और इस क्लास के माध्यम से आप अगर उद्देश्य पूछे जाते हैं या कुछ भी आपसे मूल्यांकन से संबंधित इस विषय में पूछा जाता है तो आप बता पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शब्दों में। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगले टॉपिक में हमने जानना है मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, वो हमें यहाँ पर जानना है। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रमुख आयाम आते हैं, यानी किसी भी एक छात्र का जो व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके कुछ बिंदुओं तक सीमित होता है मूल्यांकन। बताएंगे कैसे, किन किन बिंदुओं में कैसे सहायक होता है मूल्यांकन, ठीक है, कौन से क्षेत्र में किस हद तक और कैसे कार्य करता है, चलिए उस पर बात करें। पहला बिंदु आप देख रहे हैं ज्ञान, यानी नॉलेज। उस विद्यार्थी को जो आप पढ़ा रहे हैं उसके संबंध में पहले से कितनी जानकारी है या कितना ज्ञान वो उसके बारे में रखता है, उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज रखता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया, इस बात की जानकारी आपको मूल्यांकन की मदद से मिलेगी, इसीलिए ज्ञान मूल्यांकन का क्षेत्र है। अगला बिंदु या अगला क्षेत्र अगर हम कहें किसी भी छात्र के व्यक्तित्व का, तो वह है बोध या अवबोध। बोध का मतलब होता है दोस्तों लंबे समय तक याद रखना, और अवबोध यानी उसको भूल जाना समय के साथ साथ। तो इसमें आप क्या जानेंगे मूल्यांकन की मदद से? दोस्तों आप यह जानेंगे कि छात्र जो है वो सीखी हुई सामग्री को कितनी देर तक याद रख पाता है या उसकी किस प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है। अगर आप उसे पहले दिन कुछ सिखाते हैं और अगले दिन आप उससे कोई प्रश्न करते हैं तो उसे वो किस हद तक समझा पाता है उस बात को जो आपने उसे सिखाई,
वह आपको पता चलेगा मूल्यांकन से। क्या वह याद रख पाया, उसको बोध है उस वस्तु का या उस जानकारी का, या वो उसको भूल गया है, इस बात की जानकारी आपको मूल्यांकन से मिलेगी। दोस्तों, इस क्लास के खत्म होते होते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा और देखते हैं कौन सही आंसर करेगा। ठीक है, चलिए तीसरा बिंदु क्या है, सूचना। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में आप कैसे जान पाएंगे दोस्तों। जो छात्र होता है उसने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचना को ग्रहण किया, जो आपने उसे बताई, उस विषय वस्तु के संबंध में उसने कितनी सूचना का संकलन किया, इस बात की जानकारी आपको मूल्यांकन की मदद से मिलेगी। चौथा क्षेत्र क्या है मूल्यांकन का, कुशलताएं। कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलता से है, यानी अगर मान लिया आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसको पढ़ा रहे हैं, साइंस है, आप उसको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं कि इस केमिकल में अगर हम ये मिलाएं तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में उसको ये सब चीजें सिखा रहे हैं, तो उसने उसमें कितनी कुशलता हासिल की कि वो अपने आप से उन चीजों को, उन इक्वेशंस को बना पाए। ठीक है, इस बात की जानकारी भी आपको मूल्यांकन से मिलेगी। पांचवा बिंदु है प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां एवं मूल्य। इसमें यह देखना कि छात्र की अपने विषय में, अपने मित्रों, अपने विद्यालय में कैसी उसकी प्रवृत्ति है, कैसी उसकी अभिवृत्ति और उसके क्या क्या मूल्य है उसके विद्यालय में, उसके सहपाठियों के बीच कैसे मूल्य है उसके, कितना अच्छा वो माना जाता है, इन सब बातों की जानकारी भी आपको मूल्यांकन की मदद से मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको सभी को इतना। अब चलिए दोस्तों अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है बुद्धि। बुद्धि क्या होती है आप लोग जानते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है जब आप मूल्यांकन करते हैं उसकी बुद्धि के बारे में जानने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए कि छात्र क्यों भूलते हैं, क्या कारण है उनके जल्दी से भूलने का, या जो गलती वो बार बार दोहरा रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। या तो उनको वो पाठ्य वस्तु, वो सामग्री जो आपने उन्हें दी वो बहुत अच्छे ढंग से समझ नहीं आई है, इसीलिए वो बार बार उन गलतियों को दोहरा रहे हैं। ठीक है, ये आप मूल्यांकन की मदद से ज्ञात कर पाएंगे और उसको दूर कर पाएंगे। सातवां बिंदु है योग्यताएं। छात्र की योग्यताओं का ज्ञान करना कि योग्यताओं सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की होती है। ये आप जानते हैं कि या तो बहुत विशिष्ट है अपनी योग्यता में या फिर सामान्य है, किस हद तक उसको वो चीजें ग्रहण हुई है, इस बात की जानकारी भी आपको मूल्यांकन से मिलेगी। रुचि यानी उसकी पाठ्य वस्तु के किस विषय में उसकी रुचि है या नहीं है, इस बात की जानकारी भी आपको मूल्यांकन से ही मिल पाएगी कि किस विषय में विद्यार्थी अधिक रुचि लेता है पढ़ने में। और 9वां पॉइंट जो आखिरी बिंदु है वह क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति उनको अग्रसर करना, उनको इस बात की जानकारी देना कि स्वस्थ मस्तिष्क के साथ साथ स्वस्थ शरीर भी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इस बात की जानकारी देना और ये देखना कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर किस हद तक सजग है, इस बात की जानकारी आपको मूल्यांकन से मिल पाएगी। कि आप मूल्यांकन में क्या देखेंगे, कैसे पता चलेगा वो शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग है या नहीं, ऐसे पता चलेगा कि आप देखेंगे वो डेली नहाकर आता है या नहीं आता है, उसके नाखून साफ है या नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को कितना साफ सुथरा रखता है, इन सभी बातों की जानकारी आपको मूल्यांकन के द्वारा मिलेगी। समझ में आई बात। दूसरे पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, दूसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक जो हमारा आता है वह है मूल्यांकन की आवश्यकता। इसको पूरा करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके साथ ही हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे यहीं। चलिए दोस्तों जानते हैं, और मैं जहां आप लोग मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लग रही है क्लास, मजा आ रहा है क्लास में या नहीं आ रहा है। सभी बातों का आप मेरे साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों कुछ भी ज्यादा मैं आपको, आपकी नोटबुक मुझे नहीं भरवानी है कि दुनिया भर की चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी। टॉपिक हर एक कवर होगा और इस ढंग से कवर होगा कि आप लोग उसमें ये ना तो कभी आप उसको भूलोगे एग्जाम में, ना उसको छोड़ करके आओगे और अपने शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से लिख के आओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, टॉपिक वाइज ही हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। चलिए मूल्यांकन की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आवश्यकता देखेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार यदि हम मूल्यांकन की आवश्यकता को जाने तो इन्होंने क्या बताया
इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कुछ निम्न बिंदुओं को देखती है। कौन कौन से? पहला है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने बताया कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। इन्होंने क्या आवश्यकता बताई? इन्होंने बताया कि मूल्यांकन यह पता करता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे शिक्षा के, वो किस सीमा तक प्राप्त हुए और या नहीं हुए, किस हद तक हमने उनको पा लिया। जो उद्देश्य हमने शुरू में रखे थे अपने सामने कि हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, वो हमने ग्रहण कर ली, उसको प्राप्त कर ली है या नहीं की है, इस बात की जानकारी मूल्यांकन से मिलती है। इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा बिंदु क्या है? कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। यानी जो आपने कक्षा में विद्यार्थियों के साथ अपने अधिगम के अनुभवों को उनके साथ शेयर किया, उनके साथ साझा किया, उससे बालकों के व्यवहार में कितने परिवर्तन आए, कितना समझे वो उस बात से, इस बात की जानकारी आपको मूल्यांकन से मिलेगी। इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा बिंदु है, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, इस बात की जानकारी भी आपको मूल्यांकन की मदद से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन में आप छोटे छोटे टेस्ट रख सकते हैं कि बच्चे को अपने सामने बुलाकर उसके साथ साक्षात्कार ले सकते हैं, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, उससे बातों बातों में पूछ सकते हैं कि उसको कितना समझ आया। तो ये क्या है, मूल्यांकन करने के कुछ बिंदु होते हैं कि किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि जो उद्देश्य हमने शिक्षा के रखे थे वो पूर्ण हो भी रहे हैं या नहीं, या बच्चों के सर के ऊपर से सारी बातें जा रही है। तो इन बातों की जानकारी के लिए, इनका पता लगाने के लिए आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन की। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से अब ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आज का आपका सवाल ये है, आपको बताना है कि मूल्यांकन के कौन कौन से 5 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आप लोग पीछे पलट के नहीं देखेंगे। नोट्स अगर आप साथ साथ बना रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं देखेंगे कि आपने क्या क्या लिखा है। आप लोग जितना आपने समझा उसके अनुसार उत्तर करिएगा और फिर देखिएगा कि आपके दिमाग में कितनी बातें कितनी देर तक रुकती है और कितनी समझ में आपको आई। आपको इसी बात से पता चल जाएगा, अगर आप बिना पीछे देखे इसका आंसर करते हैं तो आपने कितने अच्छे ढंग से समझा, इस बात की जानकारी आपको साथ के साथ यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाए और जितनी परेशानी उनकी है इन सब्जेक्ट्स में वो सभी दूर हो पाए, बहुत मजे के साथ वो लोग सीखें। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।